मेरी भाभी जब भी प्रेग्नेंट होती तो हर बार बच्चा पेट में ही मर जाता। 4 बार ऐसा हो चुका था। अब भाभी 5वीं बार प्रेग्नेंट थी और हॉस्पिटल में भर्ती थी। मैं उनसे मिल पाता इससे पहले ही मुझे भाभी की मौत की खबर आ गई। एक दिन जब मैंने उनकी पर्सनल डायरी खोल के पढ़ी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी भाभी केतकी जब भी प्रेग्नेंट होती तो हर बार उनका बच्चा पेट में ही मर जाता। ऐसा कई बार हो चुका था। अब फिर से भाभी प्रेग्नेंट थी। सभी प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार सब अच्छे से हो जाए। भाभी के 5 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि उनके बीमार होने की खबर मिली। खबर मिलते ही मैं सामान पैक करके रात की ट्रेन से ही घर आ गया। मैं आईआईटी रुड़की में पढ़ाई कर रहा था और वहीं रहता था। मेरा घर गोरखपुर में था। मैं भाभी को बहुत मानता था। वो मेरे लिए बिल्कुल माँ समान थी। मैं सुबह सुबह घर पहुंच गया। फ्रेश होने के बाद सीधा भाभी से मिलने गया। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने जब अपनी भाभी को देखा तो वो बहुत ही कमज़ोर लग रही थी। उन्होंने एक नज़र मुझे देखा और कुछ बोलने की कोशिश की, पर उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनके मुंह से आवाज़ तक ना निकल पाई। और भाभी उसके बाद नींद के आगोश में चली गई। पता नहीं ये दवा का असर था या उनको वीकनेस थी, पर वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। जब मैंने देखा कि भाभी सो गई हैं तो मैं घर वापस आ गया और सोचा भाभी को शाम को मिलने जाऊंगा, तब उनसे अच्छे से बात करूंगा। अभी उन्हें आराम करने देता हूँ। यही सोचकर मैं भी थोड़ा लेट गया और आराम करने लगा। शाम के वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा अब भाभी से मिलने जाता हूँ। शायद अब वो जाग गई होंगी। पर मेरे घर से निकलने से पहले ही मेरे ऊपर आसमान गिर पड़ा। भैया का फोन आ गया। उन्होंने बताया कि भाभी अब नहीं रही। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। मैं जब भी घर आता तो मेरे लिए तरह तरह की चीज़ें बनाया करती थी, जो भी मुझे पसंद था। वो मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। मेरी सारी फरमाइशें पूरा किया करती थी। उस घर में रहना मेरे लिए अब मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हर जगह मुझे भाभी की यादें ही दिखाई दे रही थी। इसीलिए भाभी का क्रियाक्रम होने के बाद मैं पढ़ाई का बहाना करके दूसरे दिन ही वापस आ गया। मेरे भैया बहुत गुस्सैल आदमी थे। मेरी भाभी केतकी रवि भैया की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली बीबी उन्हें छोड़ के भाग गई थी। न जाने कैसे मेरी भाभी को रवि भैया से प्यार हो गया, क्योंकि भाभी बहुत शांत और भैया बहुत गुस्सा करने वाले थे। भैया भाभी ने फिर लव मैरिज कर ली। मुझे लगता है कि पहली भाभी समझदार थी, जो रवि भैया को छोड़ के भाग गई थी। लेकिन केतकी भाभी इतनी हिम्मत न कर पाई और भैया के जुल्म को सहती रही। भाभी की मौत का जिम्मेदार मैं रवि भैया और मम्मी को ही मानता था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कैसे छोटी छोटी बात पर भैया भाभी पर हाथ उठा दिया करते थे और उन्हें मायके तक नहीं जाने देते थे। मैं अगर कुछ कहता तो मुझे डांट देते कि बड़ों के बीच में मत पड़ो। मैं जानता हूँ कि भाभी सब कुछ सहने के बाद भी अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि उन्होंने घर वालों की मर्जी के बिना भैया से शादी की थी। एक मैं ही था जिनसे वो कभी कभार अपना मन हल्का कर लेती थी। मैं उनको कितना बोलता कि आप भैया को छोड़कर अपने घर क्यों नहीं चली जाती, पर वो कहती थी कि भैया बुरे इंसान नहीं है, बस कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वरना वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं छोटी सी बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती। मेरी मम्मी भी कुछ कम नहीं थी। वो भी भैया का पूरा साथ देती थी। भाभी की मौत से भैया या मम्मी पर कोई खास असर नहीं पड़ा था, लेकिन मैंने अपनी माँ समान भाभी को खो दिया था। लोग टूटकर बिखर जाते हैं, अपनों का गम भूलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। इसी तरह भाभी की मौत के 8 महीने बीत चुके थे। मैं अभी भी भाभी के मौत के सदमे से उबर नहीं पाया था। एक दिन मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि रवि भैया दोबारा लव मैरिज कर रहे हैं, किसी सुप्रिया नाम की लड़की के साथ। मैं तो ये सुन के हैरान ही रह गया था कि भाभी को गए अभी दिन ही कितने हुए हैं कि भैया फिर से शादी कर रहे हैं, वो भी लव मैरिज। इतनी जल्दी मेरी प्यारी सी भाभी को भुला दिया उन्होंने। कभी भैया ने मेरी भाभी से प्यार किया भी था या बस दिखावा था? यही सब सोच सोच के आज मुझे भाभी की बहुत याद आ रही थी। तभी मुझे याद आया कि घर से वापस आते टाइम मैं भाभी के कमरे में गया था और उनकी डायरी उनकी याद में ले आया था। मैंने भाभी की डायरी अपने पास ही रख ली थी, पर वापस आने के बाद कभी हिम्मत नहीं हुई कि उनकी डायरी खोलकर पढ़ सकूं। आज सोचा कि चलो डायरी में देखते हैं कि भाभी क्या फील करती थी जब भैया के साथ होती थी। उनके दिल में भैया के लिए प्यार था या गुस्सा? पर जैसे ही मैंने डायरी पढ़ना शुरू किया, मेरे पैरों तले तो जमीन खिसक गई। मुझे तो ये सब पता ही नहीं था कि भाभी किस नरक में जी रही थी। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी माँ और भैया ये सब करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि भैया बहुत गुस्सैल आदमी थे। माँ भी अपनी बहू पर बहुत जुल्म करती थी, पर भाभी के साथ उन्होंने ये सब किया, ये जानकर तो मेरी रूह तक कांप गई।
कभी भाभी ने मुझे अपने इस दुख में शामिल भी नहीं किया। मुझे अगर ये सब पता होता तो कि शायद उनके लिए कुछ कर पाता और मेरी प्यारी सी भाभी आज जिंदा होती। आज उनकी मौत का राज जानकर मैं अपनी ही नज़र में गिर गया था कि वो मेरे सगे भाई और माँ हैं। अब मैंने सोच लिया था कि मैं किसी और लड़की को भैया के जाल में नहीं फंसने दूंगा। यही सोचकर मैंने अपना सामान पैक किया और घर आ गया। घर आकर मुझे जो काम सबसे पहले करना था वो था भैया के फ़ोन से उस लड़की का नंबर निकालना। मैंने अपना फ़ोन जानबूझ के चार्ज नहीं किया। जब मेरा फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज होकर स्विच ऑफ हो गया तो मैंने भैया को अपना फ़ोन दिखा के बोला, ओहो भैया, मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया है और मुझे अभी एक ज़रूरी बात करनी है अपने दोस्त से, एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपकी शादी के चक्कर में जल्दी जल्दी में आ गया था। अपना फ़ोन दे दो ज़रा, मैं बात कर लूँ अपने दोस्त से। भैया ने अपना फ़ोन दे दिया तो मैंने जल्दी से सुप्रिया का नंबर नोट कर लिया। भैया दूसरे काम में बिजी थे तो उन्होंने मुझे नोट करते हुए नहीं देखा और मैंने अपने दोस्त का नंबर डायल करके तुरंत काट दिया ताकि अगर भैया अपना फ़ोन चेक करें तो उनको मुझ पर शक ना हो। अपना फ़ोन चार्ज करने के बाद मैं बाहर मार्केट आ गया ताकि मैं बिना डिस्टर्ब के अच्छे से बात कर सकूं। भैया की शादी को 5 दिन ही बाकी रह गए थे, इसीलिए मैंने बिना देर किए सुप्रिया को फ़ोन किया। उसकी फ़ोन की रिंग जा रही थी कि तभी एक लड़की ने फ़ोन उठाया। मैंने पूछा, क्या सुप्रिया जी से बात हो रही है? उस लड़की ने कहा हाँ और पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे आपसे रवि के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है जो कि फ़ोन पर मुमकिन नहीं है। इस बात का आपको जानना बहुत ज़रूरी है वरना आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने मुझसे कहा कि पर आप बोल कौन रहे हैं? मैंने कहा कि मैं मिलकर आपको सब बता दूंगा, अगर समय हो तो प्लीज़ आज ही मिल लीजिए, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। और हाँ, प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया और उसे लोकेशन सेंड कर दी। सुप्रिया थोड़ी ही देर में मेरी बताई लोकेशन पर आ गई थी। मैंने उसे एक पार्क की लोकेशन दी थी। वहां पहुंचकर सुप्रिया ने मुझे कॉल किया और कहा, आप हैं कौन? मैं आपको पहचानूं कैसे? मैंने सुप्रिया को अपना हुलिया बताया कि मैंने ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ है और मैं एक बेंच पर बैठा हुआ हूँ। 2-3 मिनट में ही सुप्रिया मेरे पास आ गई। उसने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था और वो बहुत ही सुंदर थी। उसने आते ही मुझसे पूछा, क्या आपने ही मुझे कॉल किया था? मैंने पूछा कि क्या आप सुप्रिया हैं? तो उसने कहा हाँ। फिर उसने बोला कि आप कौन हैं? मैंने बोला कि मैं सुमित हूँ, रवि भैया का छोटा भाई। मैंने सुप्रिया से पूछा कि यही बात करें या कहीं और चलकर बात करना चाहेंगे आप? तो उसने कहा कि यही ठीक है। हम दोनों ही बेंच पर बैठ गए। बैठते ही उसने कहा कि आपको ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी थी जो मुझे यहाँ बुलाया? आप फ़ोन पर भी बता सकते थे। सुमित ने कहा कि मैं आईआईटी रुड़की में पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं रुड़की से यहाँ गोरखपुर बस आपसे मिलने आया हूँ। ये सुनकर वो बोली, ठीक है बताओ क्या बात है? आप शायद ये तो जानती ही होंगी कि रवि भैया की ये तीसरी शादी है। उनकी पहली पत्नी यानी कि मेरी पहली भाभी उन्हें छोड़ के भाग गई थी। फिर केतकी भाभी से उनकी लव मैरिज हुई थी। वो मेरी माँ समान थी, पर कुछ महीने पहले ही उनका देहांत हो गया। उस समय मुझे उनकी मौत का राज नहीं पता था, लेकिन अब मैं अपने घर वालों के कारनामों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। घर से वापस रुड़की जाते टाइम मैंने भाभी की डायरी उनकी याद में अपने पास रख ली थी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई उसे पढ़ने की। जब मुझे पता चला कि भैया फिर से शादी कर रहे हैं तब मेरा मन हुआ डायरी को पढ़ने का, लेकिन जब मैंने डायरी को पढ़ना शुरू किया तब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अपने भैया और माँ के घिनौनी हरकतों को जानकर मैं हिल गया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कोई इंसान रुपयों के लिए इतना गिर सकता है। भाभी की डायरी से मुझे मालूम हुआ कि रवि भैया घर में सेक्स रैकेट चलाते हैं। मेरी माँ भी इस धंधे में उनका साथ देती है। इन लोगों ने मेरी भाभी को भी इस धंधे में ज़बरदस्ती शामिल किया हुआ था। वो मना करती थी तो उसके साथ ये दोनों माँ बेटे बहुत जुल्म करते थे। तब मुझे एहसास हुआ कि रवि भैया ने अपनी पहली पत्नी के साथ भी ऐसे ही घिनौनी हरकत की होगी, लेकिन वो मजबूत रही होंगी, इसीलिए उन्होंने रवि भैया को छोड़ दिया। मेरी केतकी भाभी तो बिल्कुल गाय जैसी थी। उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि इस बारे में किसी से भी बात कर सके या फिर कहीं भाग जाएं। भैया ने उन्हें धमका रखा था कि किसी को बताया तो सब जगह लोगों को बोल दूंगा कि तुम बहुत गिरी हुई औरत हो और धंधा करती हो। तुम्हारी इतनी बदनामी करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। जब भी वो प्रेग्नेंट होती तो ये लोग मिलकर उसका बच्चा गिरा देते। 5वीं बार भाभी प्रेग्नेंट थी। बच्चे को इन लोगों ने मारने का प्रयास किया और जबरदस्ती बच्चा गिराने के लिए एक जहरीली दवा पिलाई गई, जिससे भाभी की भी मौत हो गई। सुप्रिया के ये सब सुनने के बाद तो जैसे होश ही उड़ चुके थे, वो भी उसके सगे भाई के मुंह से। सुप्रिया बोली कि तुम भी उसी माँ की औलाद हो, तुम भी अपनी माँ और भाई की हैवानियत में अब तक उनका साथ दे रहे होगे।
वरना यह सब कुछ जाने के बाद भी इस बात को छुपाए क्यों बैठे हो? पुलिस को क्यों नहीं बताया अभी तक? सुमित बोला, देखो सुप्रिया जी, मैं अपनी फैमिली की करतूतों को पुलिस के सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि कई बड़े लोग भी इस धंधे में शामिल हैं, जो उनके इस धंधे से फायदा उठाते हैं। एक मामूली सी डायरी के आधार पर रवि भैया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुप्रिया ने कहा कि गलत को सहन करना, उसके खिलाफ आवाज ना उठाना भी उतना ही गलत होता है सुमित। मैं भाभी के लिए तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब मुझे पता चला कि रवि भैया ने फिर से किसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है ताकि किसी और लड़की को अपना शिकार बना सके, तो मैं भाग कर आपके पास आ गया कि मैं आपको उस दलदल में जाने से रोक सकूं। यह कहकर मैं खामोश हो गया। मेरी आंखें भर आई थीं। सुप्रिया बोली, एक ही माँ के दो बेटे और दोनों में इतना फर्क भी हो सकता है, यह मुझे आज मालूम चला। रवि और आप में परवरिश का फर्क है या कुछ और, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैंने भाभी की लिखी डायरी सुप्रिया के हाथों में थमा दी और बोला, मैं ये चाहता हूँ कि आप रवि भैया को ऐसा सबक सिखाओ कि वो जीवन भर अपने कुकर्मों पर पछताता रहे। उसकी सही जगह काल कोठरी में है। इस काम में मैं आपका पूरा साथ दूंगा। सुप्रिया वो डायरी घर ले आई। फिर जब उसने पढ़ना शुरू किया, डायरी का एक एक पन्ना सुमित की भाभी का दर्द बयान कर रहा था। उसकी भाभी के लिखे हर शब्द में वेदना छुपी हुई थी, जिसे महसूस करते हुए सुप्रिया भी रोने लगी। रात भर वो सो नहीं पाई। उसे रवि को सबक सिखाना था, ऐसा सबक कि वो जिंदगी भर याद रखे। अगले दिन सुबह सुप्रिया महिला आयोग के दफ्तर में गई। वहाँ की इंचार्ज जया मैम से मिलकर सुप्रिया ने रवि और उसकी माँ के काले कारनामों की पूरी हकीकत जया के सामने रख दी और सबूत के तौर पर सुमित की भाभी की डायरी उनके सामने रख दी। विदाई के कुछ पन्नों को पढ़ने के बाद जया जी भी अंदर तक हिल चुकी थी। शाम होने तक रवि और उसकी माँ के घर पर छापा पड़ चुका था। कुछ औरतें रवि के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गई थी। जया जी की वजह से केतकी की मृत्यु की एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें मुख्य आरोपी रवि और उसकी मां को बनाया गया। सुमित ने अपने ही घर वालों के खिलाफ हर तरह से पुलिस का साथ दिया। अगले दिन सुप्रिया जया मैम के साथ उनके केबिन में बैठी थी। सुप्रिया ने कहा कि मैम, यह सब आपकी वजह से हो पाया है, वरना शायद कभी भी केतकी जी को इंसाफ नहीं दिला पाते। मेरी बातें सुनकर जया जी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। वो बोली, वैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बदला भी पूरा हो गया। सुप्रिया बोली कि आपकी बात समझ नहीं पाई मैं। जया जी बोली, रवि मेरा पति था। अच्छे खासे पढ़े लिखे होने के बावजूद मैं रवि के झांसे में फंस गई। हम दोनों ने लव मैरिज की। शादी के कुछ बाद ही मुझे एहसास हुआ मैं रवि और उसकी माँ के चक्रव्यूह में फंस गई हूँ। रवि और उसकी माँ मुझे वैश्यवृत्ति के धंधे में डालना चाह रहे थे। एक दिन मैंने हिम्मत की और वहाँ से भाग निकली। मैं पढ़ी लिखी थी, जीवन के संघर्ष से पीछे नहीं हटी और महिला आयोग में आ गई ताकि मैं जुल्म के शिकार दूसरी औरतों को मदद कर सकूं। रवि को मैं उसके कुकर्मों की सजा देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। जब तुम मेरे पास आई और केतकी की डायरी पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं हिम्मत ना दिखाती तो मैं भी केतकी की तरह बेमौत मारी जाती। केतकी की डायरी पढ़कर ही मुझे लगा कि अब रवि के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का समय आ गया है। जया मैम की बातें सुनकर मेरी नज़र में उनकी इज्जत और बढ़ गई। उधर सुमित सोच रहा था कि एक बार जया जी से मिल सकूं। अभी तक उसकी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। सुप्रिया से उनके बारे में बहुत सुना था। वह खास मिलकर उनसे धन्यवाद करना चाहता था कि उन्होंने उसकी भाभी को इंसाफ दिलाने में इतनी मदद की। यह सोचकर वह उनके ऑफिस चला गया, पर वहां जाकर उसे एक जोर का झटका लगा। जया जी कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली भाभी थी। उसने उन्हें देखा तो उसके मुंह से निकल गया कि आप यहाँ कैसे? जया भाभी उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, यह लंबी कहानी है, फिर किसी दिन सुनाऊंगी, पर तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुश हूँ। तुमसे मैं जानबूझकर पहले नहीं मिली थी। मैं चाहती थी कि पहले ये केस खत्म हो जाए फिर तुमसे मिलूं। आज तुम्हारी वजह से ही वो दोनों हत्यारे काल कोठरी तक पहुंच पाए हैं। मुझे तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना है। अगर तुमने वक्त रहते अपने घर वालों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई होती तो न जाने कितनी और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते वो लोग। इंसानियत के नाम पर सुमित, तुमने खून के रिश्ते को भी ठोकर मार दी है। मैंने महसूस किया कि मैं सुप्रिया से मोहब्बत करने लगा था। शाम को मैं और सुप्रिया दोनों एक साथ थे और रेस्टोरेंट में बैठे चाय पी रहे थे। मैंने मौके पे अपने दिल की बात सुप्रिया से कर दी कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सुप्रिया ने भी मेरे हाथों को पकड़कर बोला कि वो भी मुझसे प्यार करने लगी है। मैंने उसे बताया कि मेरा फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले हैं, इसीलिए अब मुझे वापस जाना होगा और मेरा प्लेसमेंट पहले ही एक बहुत बड़ी कंपनी में हो चुका है, अच्छे पैकेज के साथ। मैं जल्दी ही उसको ज्वाइन करने वाला हूँ और उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा से हमारे रिश्ते की बात करूँगा। शादी की बात सुनकर तो सुप्रिया के गाल लाल हो गए थे।
मैंने अपनी प्यारी सी भाभी को खो दिया था, जिसका मुझे ज़िंदगी भर दुख रहेगा। लेकिन सुप्रिया के रूप में मैंने एक निडर इंसान को पा लिया था। सुप्रिया के साथ ही मुझे जया भाभी भी मिल चुकी थी, जिनसे मैंने जुल्म के खिलाफ लड़ना सीखा था। आज इस बात को 4 साल हो चुके हैं। मैं और सुप्रिया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि जुल्म को बर्दाश्त करने से जुल्म करने वालों का हौसला बढ़ता है। जया ने जुल्म बर्दाश्त नहीं किया तो जुल्म की इंतहा से बच गई, लेकिन केतकी इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाई और अपनी जान गंवा बैठी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मैंने जो किया वो सही था या गलत? क्या मुझे अपने भाई और माँ को जेल नहीं भेजना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।